अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 11 हीट चल रहा है हमारा, और आज इस चैप्टर की आखिरी वीडियो जिसके अंदर कुछ थोड़े बहुत टॉपिक्स थे जिन्हें डिस्कस करना जो है वो लाजमी है। सबसे पहला जो टॉपिक है वो हमारे पास लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज है, और दूसरा जो टॉपिक है वो मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट है, यानी कि वेज ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, वो तरीके जिनके ज़रिए से हीट जो वो ट्रांसफ़र होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर या फिर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के अंदर। और ये तीन मोड्स हैं या फिर तीन वेज है हमारे पास। सबसे पहला कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन, और सबसे आखिरी जो है वो रेडिएशन। तो ये चीज़ें हम लोग आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, और इसके साथ साथ जो है वो हमारा चैप्टर नंबर 11 ख़त्म हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज से। और ये जो लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज है, इसका कॉन्सेप्ट बेसिकली हमने पीछे पढ़ लिया है जब हम लोग हीट और टेम्परेचर को डिस्कस कर रहे थे सबसे पहली वीडियो के अंदर। तो वहीं पे इसका कॉन्सेप्ट जो वो डिस्कस किया हुआ है, और बाकी जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं अभी तक, जितने कॉन्सेप्ट बनाए हैं उनके मुकाबले में या फिर उनको देखते हुए जो है ये बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगी। तो स्टेटमेंट के ऊपर चलते हैं इसकी, लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज की, और देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज, और इसकी स्टेटमेंट के मुताबिक इफ़ टेम्परेचर, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट है लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज की। और इसे समझने के लिए एक एग्जांपल लेट करते हैं हम लोग कि फ़र्ज़ करो कि मेरे पास एक मेटल का ब्लॉक है। ये मेटल का मेरे पास एक ब्लॉक है और मैं इसे हीट करूं, और इसका टेम्परेचर जो है वो फ़र्ज़ करो कि मैं ले जाऊं 40 डिग्री सेल्सियस तक। हीट करना मैंने इसको स्टार्ट किया, और इसका टेम्परेचर जो था वो इंक्रीज़ होते होते जो वो 40 डिग्री सेल्सियस तक मैं लेके चला गया। अब मेरे पास एक कंटेनर के अंदर पानी मौजूद है जो कि रूम टेम्परेचर के ऊपर है, और रूम टेम्परेचर जो है वो फ़र्ज़ करो कि हमारे पास 20 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि जो इस पानी का टेम्परेचर होगा वो भी 20 डिग्री सेल्सियस होगा रूम टेम्परेचर के जितना। और फिर अगर मैं ये गर्म हुआ जो मेरे पास मेटल का ब्लॉक है इसको उठा के इसके अंदर डाल दूँ, यानी कि ये वाला जो हमारे पास ब्लॉक है अब इस पानी के अंदर चला गया जिसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस तक था, तो क्या होगा यहाँ पे, या फिर हम लोग क्या ऑब्ज़र्व करते हैं कि जब हम गर्म चीज़ पानी के अंदर डाल देते हैं तो कुछ देर गुजरने के बाद ये होता है कि जो हमारे पास पानी और जो मेटल होता है उन दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाता है। यानी कि आप गरम चीज़ उठाओ और इसे पानी के बर्तन के अंदर या फिर किसी पानी के अंदर जो वो डाल दो, तो कुछ देर के बाद या कुछ वक्त गुजरने के बाद आप ये ऑब्ज़र्व करते हो अपनी डेली लाइफ के अंदर कि जो दोनों की दोनों चीज़ें होती हैं उन दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाता है कुछ देर गुजरने के बाद। तो इसके पीछे हो क्या रहा होता है वो हमें ये लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज बताएगा। अब अगर इसकी डेफिनेशन पढ़ें या फिर इसकी स्टेटमेंट जो लिखी है हमने ये पढ़ें, तो स्टेटमेंट इसकी हमें ये बता रही है कि इफ़ टू बॉडीज़ ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर आर ब्राउट टुगेदर इन कॉन्टैक्ट, अगर हमारे पास दो बॉडीज़ हों डिफरेंट टेम्परेचर की, यानी कि एक बॉडी का टेम्परेचर कुछ और हो और दूसरी बॉडी का टेम्परेचर कुछ और हो, और हम उनको कॉन्टैक्ट के अंदर लेके आएँ, यानी कि उनको मिला दें, आपस में कॉन्टैक्ट करवा दें, देन द हॉट बॉडी लूजेज हीट वाइल द कोल्ड बॉडी गेन्स हीट। तो क्या होगा कि हमारे पास जो हॉट बॉडी होगी, यानी कि जिसका टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होगा दूसरी वाली बॉडी के मुकाबले में, और कोल्ड बॉडी वाली होगी कि जिसका टेम्परेचर कम होगा दूसरी वाली बॉडी के मुकाबले में। तो क्या होगा कि हॉट बॉडी एनर्जी को या फिर हीट को लॉस करेगी, और जो कोल्ड बॉडी है उसको गेन करना स्टार्ट कर देगी। वही बात जो कि हमने हीट वाली वीडियो के अंदर देखी थी कि हॉट बॉडी से हीट जो वो ट्रांसफ़र होती रहेगी कोल्ड बॉडी के अंदर, कब तक, टिल बोथ अटेन द सेम टेम्परेचर, तब तक कि जब तक उन दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। और इसके पीछे रीज़न क्या है, मतलब ये वाली जो हमने स्टेटमेंट पढ़ी वही यहाँ पे लग रही है, यानी कि वही लॉ जो है वो यहाँ पे लग रहा है कि हमने 40 डिग्री सेल्सियस तक मेटल को हीट किया और उठा के उसको पानी के अंदर डाल दिया। पानी का टेम्परेचर जो था वो 20 डिग्री सेल्सियस था और इसका जो टेम्परेचर था वो 40 डिग्री सेल्सियस था। तो हम नेचुरली भी यही देखते हैं कि कुछ देर गुजरने के बाद अगर आप इसके अंदर हाथ डालो पानी के अंदर और मेटल को भी जो है वो आप टच करके फील करो कि इसका टेम्परेचर कितना है,
तो आपको ये महसूस होगा कि ये जो दोनों हमारे पास चीज़ें, इन दोनों का टेम्परेचर अब सेम हो चुका है। और इसकी एग्जांपल हम लोग इस तरह से भी ले सकते हैं कि आप कोई भी दो चीज़ें ले लो, एक जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो और एक जो वो ठंडी हो, और जब आप इन दोनों को कांटेक्ट में लेके आओगे, इन दोनों को आपस में मिलाओगे, तो कुछ देर गुजरने के बाद यही ऑब्ज़र्व करोगे कि जो हमारे पास दोनों चीज़ें, उन दोनों का टेम्परेचर अब सेम हो चुका है। तो इसके पीछे हो रहा क्या होता है कि हॉट बॉडी से जो हमारे पास हीट है वो ट्रांसफ़र हो रही होती है कोल्ड बॉडी के अंदर। और ये एग्जांपल काफ़ी डिटेल के अंदर, यानी कि इसके पीछे रीज़न क्या होता है वो काफ़ी डिटेल के अंदर हमने हीट वाली वीडियो के अंदर डिस्कस किया हुआ है। इसी चैप्टर की सबसे पहली वीडियो हीट एंड टेम्परेचर के अंदर, कि कैसे हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी के अंदर जो हीट है वो ट्रांसफ़र होती है। अगर समरी लें उसकी तो वो कुछ इस तरह से है कि हमारे पास ये दो बॉडीज़ हैं जो कि कांटेक्ट में, इसका टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है। फ़र्ज़ करो कि वही 40 डिग्री सेल्सियस है और इसका टेम्परेचर जो है वो कम है। फ़र्ज़ करो कि 20 डिग्री सेल्सियस है। यही वाली एग्जांपल जो है यहाँ पे अगर बना दें, और इसके अंदर दोनों जो है वो मेटल की चीज़ें हैं या फिर दोनों जो है वो कुछ चीज़ें हैं, तो हमें पता है कि इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे और इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे। और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर के अंदर हमने ये पढ़ा कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये मूव कर रहे होते हैं, यानी कि ये इस तरह से वाइब्रेट कर रहे होंगे। और 40 डिग्री सेल्सियस होने का मतलब ये कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, इस वाली बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी थोड़ी कम है क्योंकि टेम्परेचर इनका कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रहे हैं सारे के सारे, और ये वाले जो हैं ये हल्का हल्का मूव कर रहे हैं। तो जैसे ही इसके एंड वाले मॉलिक्यूल्स, जब हम इनको कॉन्टैक्ट के अंदर लेके आएंगे, आपस में कॉन्टैक्ट में होंगे ये, तो इसके जो एंड वाले मॉलिक्यूल्स हैं ये तेज़ी से जाके हिट करेंगे इस वाली बॉडी के एंड वाले मॉलिक्यूल्स को। अब ये वाले जो थे पहले हल्का हल्का मूव कर रहे थे और ये जो थे इस बॉडी के मॉलिक्यूल ये तेज़ मूव कर रहे थे, ये हल्का हल्का और ये तेज़। तो ये जब जाके इनको हिट करेंगे तो एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा। इस वाले बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये भी थोड़ा थोड़ा तेज़ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, और इसी तरह जब ये पीछे वाले से टकराएंगे तो उनको एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे। अब इनकी एनर्जी कम हुई होगी क्योंकि इन्होंने थोड़ा सा आगे भी जो है वो एनर्जी को ट्रांसफ़र किया होगा, तो पीछे वाले मॉलिक्यूल्स आके इनको हिट करेंगे। और करते 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 पूरे की पूरी जो ये हमारे पास सिस्टम है, इस पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स या फिर इन सारे के सारे मॉलिक्यूल्स का जो टेम्परेचर है वो सेम हो जाएगा। फ़र्ज़ करो कि वो जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस पे आ गया है, और 30 डिग्री सेल्सियस का मतलब कि ये जितने भी मॉलिक्यूल्स इसके अंदर मौजूद हैं अब सारे के सारे एक ही टेम्परेचर या फिर एक ही एवरेज काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहे हैं। तो ये हमारे पास सिंपली लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज है कि हॉट बॉडी से जो हमारे पास हीट है वो हमेशा ट्रांसफ़र हो जाती है कोल्ड बॉडी के अंदर, और इसके पीछे जो रीज़न है वो भी हमने यहाँ पे देख लिया। अब अगर इसी लॉ को हम लोग मैथमेटिकली या फिर एक इक्वेशन के अंदर डिफ़ाइन करें या फिर एक लाइन के अंदर डिफ़ाइन करें, तो वो कुछ इस तरह से होगा कि हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इज़ इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी। यानी कि जितनी हीट हॉट बॉडी लूज़ करेगा अपनी, उतनी हीट गेन होगी कोल्ड बॉडी के पास, यानी कि कोल्ड बॉडी उतनी ही हीट को जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा होगा और ये जो है ये अपनी हीट को लॉस कर रहा होगा। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब कि दोनों का टेम्परेचर जो है वो सेम नहीं हो जाता। तो सिंपली ये था हमारे पास लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। और अब जो दूसरी चीज़ हमारी रह गई है वो मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट है, या फिर इसको वेज ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट भी बोल सकते हैं, कि कितने ऐसे तरीके हैं जिनके ज़रिए से हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है। तो 3 हमारे पास हमारे कोर्स के अंदर मौजूद है। सबसे पहले कंडक्शन, फिर कन्वेक्शन और फिर रेडिएशन। तो बारी बारी जो है उन तीनों को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, या फिर इसे हम वे ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट भी बोल सकते हैं, वेज ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, कि वो तरीके जिनके ज़रिए से हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है। सबसे पहला जो इसके अंदर हमारे पास वे है वो कंडक्शन है। और कंडक्शन बेसिकली हमारे पास बाय इंटरेक्शन ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स के ज़रिए होती है। यानी कि इसके अंदर कंडक्शन के अंदर
जो हमारे पास हीट ट्रांसफ़र होती है, यानी कि ये एक तरीका है, एक वे है, एक मोड है जिसके ज़रिए से हीट ट्रांसफ़र होती है। और किस तरह से होती है? बाय इंटरेक्शन ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। एटम्स या फिर अगर मॉलिक्यूल्स हैं उस बॉडी के अंदर मौजूद, तो जो वो मॉलिक्यूल्स हैं वो इंटरेक्ट करके हीट को जो वो ट्रांसफ़र करते हैं। इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से दी हुई है कि फ़र्ज़ करो कि हमारे पास एक मेटल का रॉड है और इस मेटल के रॉड के एक एंड के ऊपर हमने वैक्स रखी हुई है। वैक्स का मतलब कि मोम, कि एक एंड के ऊपर हमने मोम रखी हुई है और हम लोग इसको यहाँ से हीट करना स्टार्ट कर रहे हैं। अब यहाँ से अगर हम इसको हीट करना स्टार्ट करें या फिर हीट देना जो है वो स्टार्ट करें, तो हमें पता है कि इस केस के अंदर हीट जो है वो ट्रांसफ़र होते होते, और वैसे भी अगर डेली लाइफ के अंदर भी देखें तो आपने देखा होगा कि अगर आप एक लोहे की रॉड लो या फिर कोई ऐसी चीज़ लो जिसके अंदर जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट हो, और उसको एक एंड से जो वो हीट करना स्टार्ट करो और दूसरे एंड को जो वो पकड़ लो, तो आप ये देखोगे कि हीट जो है वो ट्रांसफ़र होते 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 जो है वो दूसरे एंड के ऊपर भी पहुंच जाएगी। यानी कि जो हमारे पास स्टील की या लोहे की जो चम्मच होती हैं, आप अगर उसको खाने पकाने के लिए जो इस्तेमाल कर रहे हो या फिर आग के ऊपर उसको रखा हुआ है आपने, तो जो हिस्सा आग के ऊपर रखा होगा वो तो गर्म होगा ही होगा, लेकिन कुछ देर के बाद आप ये फील करोगे या फिर ये भी ऑब्ज़र्व करोगे कि जो हिस्सा आपने उसका हाथ से पकड़ा हुआ है, यानी कि जो एंड आपने उसका पकड़ा हुआ है, वो भी गर्म हो जाएगा। और इसी की तरह की एक एग्जांपल जो है यहाँ पे दी हुई है कि एक लॉन्ग मेटल का रॉड लो और उसके एक एंड के ऊपर जो है वो आप मोम रख दो, यानी कि वैक्स रख दो, और दूसरे एंड से जो वो हीट करना स्टार्ट करो। तो इस केस के अंदर हीट जिस तरह से ट्रांसफ़र होगी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यानी कि इस वाले एंड से इस वाले एंड तक जो हमारे पास हीट ट्रांसफ़र होगी यहाँ से यूँ, वो कंडक्शन के ज़रिए होगी। और वो किस तरह से ट्रांसफ़र होती है वो हमें पता है कि जो ये मेटल है ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल से या एटम से मिलके बना हुआ है, और अगर हम यहाँ से जो है वो इसको हीट देना स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या होगा कि जो ये वाले मॉलिक्यूल्स हैं इनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी, यानी कि इनका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा। और टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से क्या होगा कि जो ये मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करना स्टार्ट कर देंगे और इंटरेक्ट करेंगे दूसरे वाले मॉलिक्यूल्स से। आगे जितने भी मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं इनके, उनसे इंटरेक्ट करेंगे। मॉलिक्यूल्स हैं या एटम है, कुछ भी हैं, वो आपस में इस तरह से इंटरेक्ट करेंगे और इंटरेक्ट करने के बाद क्या होगा कि जो हमारे पास हीट है वो ट्रांसफ़र हो रही होगी, यहाँ से इन मॉलिक्यूल्स के पास जाएगी, ये इंटरेक्ट करेंगे अगले वालों से और हीट को ट्रांसफ़र कर देंगे अगले वालों में, और करते 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 जो है वो यहाँ तक पहुँच जाएगी। और यहाँ पे जब हमारे पास हीट पहुँचेगी तो एक प्रूफ के लिए या फिर ये दिखाने के लिए कि हीट यहाँ तक जो है वो पहुँच गई है या फिर पहुँच रही है, ये जो वैक्स है ये पिघलना स्टार्ट हो जाएगी, मोम जो है वो पिघलना स्टार्ट हो जाएगी, और ये यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा कि जो हमारे पास हीट है वो यहाँ से मूव होते होते, यानी कि ट्रांसफ़र होते होते अब यहाँ तक पहुँच गई है। यहाँ पे हमने कोई जो है वो हीट के लिए या हीट की सोर्स नहीं लगाई हुई, सिर्फ इस एंड को हम लोग हीट कर रहे थे, लेकिन ये वाला जो एंड है ये खुद ब खुद गर्म होना स्टार्ट हो गया या फिर इसके अंदर जो है वो हीट ट्रांसफ़र होना यहाँ से स्टार्ट हो गई। तो ये वाला जो वे है कि जिसके अंदर हमारे पास हीट ट्रांसफ़र होती है बाय इंट्रैक्शन ऑफ एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स के ज़रिए से, इसे हम लोग कंडक्शन बोलते हैं। तो ये थी हमारे पास कंडक्शन, जिसके अंदर हमने ये देखा कि हीट ट्रांसफ़र किस तरह से होती है बाय इंट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि मॉलिक्यूल्स खुद इंटरेक्ट करें और इंटरेक्ट होने के बाद जो वो हीट को ट्रांसफ़र कर दें। तो इस तरह जो है वो करते करते हीट एक पॉइंट से या फिर एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर ट्रांसफ़र होती है। तो ये थी कंडक्शन। और जो दूसरी हमारे पास चीज़ है या फिर दूसरा वे है वो कन्वेक्शन का है। दूसरा जो वे है वो हमारे पास कन्वेक्शन का है, और इसको समझने के लिए जो एनोमेलिस एक्सपेंशन के अंदर हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, एनोमेलिस एक्सपेंशन ऑफ वाटर वाली वीडियो के अंदर, कि डेंसिटी किस तरह से जो है वो रेगुलेट करवा रही होती है चीज़ों को, वो बेसिकली इसके अंदर आता है कन्वेक्शन के अंदर। इसके अंदर असल में जो हीट ट्रांसफ़र होती है, सबसे पहले तो देखते हैं कि इसके अंदर हीट किस तरह से ट्रांसफ़र होती है। इसके अंदर जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ एटम्स
और मॉलिक्यूल्स के ज़रिए से होती है। तो इसके अंदर हमारे पास जो एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स हैं वो बेसिकली मूव कर जाते हैं, यानी कि रेगुलेशन होती है, पूरी की पूरी रेगुलेशन होती है। और इसकी अगर एग्जांपल की बात करें तो लिक्विड्स के अंदर ज़्यादातर ये वाली जो कन्वेक्शन है ये होती है, और साथ ही साथ गैसेस की भी एक एग्जांपल आपकी बुक के अंदर जो वो दी हुई है। लिक्विड के अंदर किस तरह से रेगुलेशन या किस तरह से जो वो हीट ट्रांसफ़र होती है कन्वेक्शन के ज़रिए से, वो अगर हम लोग इस तरह से देखें कि हमारे पास एक फ्लास्क है और इसके अंदर जो वो लिक्विड मौजूद है, लिक्विड है या फिर फ़र्ज़ करो कि जो पानी है वो इसके अंदर मौजूद है, यहाँ तक पूरे का पूरा। और हम लोग क्या करें कि इसको यहाँ से हीट देना स्टार्ट कर दें, यहाँ से हम इसको हीट देना स्टार्ट करें, तो होना तो ये चाहिए कि जो सिर्फ नीचे वाली लेयर है ये वाली, सिर्फ ये गर्म होनी चाहिए। लेकिन जब हम लोग चेक करते हैं ऊपर से हाथ डाल के, तो हमें ये फील होता है या फिर हम लोग ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि जो ये सबसे ऊपर वाली लेयर है ये भी गर्म हो रही है। तो इसके अंदर हीट कैसे नीचे वाली लेयर से, यानी कि यहाँ से जो है वो पूरी की पूरी ऊपर तक ट्रांसफ़र हो रही है, वो कन्वेक्शन के ज़रिए हो रही है, कंडक्शन के थ्रू नहीं हो रही है, यानी कि इंट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं हो रहा, बल्कि एक्चुअल मूवमेंट हो रही है हमारे पास एटम्स या मॉलिक्यूल्स की। तो अगर बात करें हम लोग लिक्विड की, तो लिक्विड में हमें पता है कि जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेसेस होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं इनके मुकाबले में, सॉलिड्स के मुकाबले में। तो इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, जबकि जो हमारे पास सॉलिड्स होते हैं उनके अंदर मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर जो कंडक्शन होती है वो सॉलिड्स के अंदर ही होती है, यानी कि वो सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं, इसलिए वो सिर्फ इंटरेक्ट करके जो वो हीट को ट्रांसफ़र करते हैं। और ये जो कन्वेक्शन है ये हमारे पास लिक्विड्स के अंदर भी हो सकती है और साथ ही साथ गैस के अंदर भी हो सकती है। एक्चुअल मूवमेंट, यानी कि जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करना स्टार्ट कर दे और मूव होने के बाद जो है वो हमारे पास जो ये हीट है वो ट्रांसफ़र हो, और वो किस तरह से होती है वो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। जब हम इसे हीट देना स्टार्ट करेंगे तो जो ये वाली लेयर मौजूद है सबसे नीचे वाली, इसकी डेंसिटी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये हमने एनोमेलिस एक्सपेंशन ऑफ वाटर के अंदर जो भी डिस्कस किया था कि जो डेंसिटी होती है वो मास पर वॉल्यूम की इक्वल होती है। और हमें पता है, हमने पीछे जो है वो हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जब हम लिक्विड्स को हीट देते हैं तो वो एक्सपेंड होते हैं। एक्सपेंड होने का मतलब क्या कि जो हमारे पास वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ होता है, वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है। एक्सपेंड होने का मतलब ये, हीट देने से जो लिक्विड्स हैं वो एक्सपेंड होते हैं, और एक्सपेंड होने का मतलब कि वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ होता है। एक्सपेंड हो रहे हैं तो इसका मतलब वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। और वॉल्यूम का और जो हमारे पास डेंसिटी है इसका इन्वर्स रिलेशन है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो डेंसिटी जो है वो डिक्रीज़ होगी। तो इसीलिए जब वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है तो डेंसिटी जो है वो हमारे पास डिक्रीज़ हो जाती है, फिर हल्की हो जाती है। यानी कि जो हमारे पास चीज़ है जब अगर वो एक्सपेंड कर रही है तो इसका मतलब कि उसकी जो डेंसिटी है वो कम हो रही है, यानी कि वो हल्की हो रही है। तो जब हम हीट देना स्टार्ट करेंगे तो ये वाली जो लेयर है इसकी डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये वाली जो हमारे पास लेयर है ये एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाएगी। हीट मिल रही है नीचे से, तो हीट मिलने पे क्या होगा कि ये एक्सपेंड होगी। एक्सपेंड होने का मतलब वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, और वॉल्यूम इंक्रीज़ होने का मतलब कि डेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी। अब जो इसके ऊपर ये वाली सारी की सारी जो हमारे पास पानी मौजूद है या फिर ये वाला जो लिक्विड हमारे पास मौजूद है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। इसकी डेंसिटी जो है वो हमारे पास ज़्यादा है, यानी कि ये भारी है। और इसके साथ क्या हुआ कि इसकी जो डेंसिटी है ये डिक्रीज़ हो गई है, इसकी डेंसिटी डिक्रीज़ हो गई, यानी कि ये हल्की हो गई है। और ये एक फैक्ट है कि जो हमारे पास हल्की चीज़ होती है वो हमेशा ऊपर आ जाती है, और जो भारी चीज़ होती है वो नीचे चली जाती है। तो क्या होगा कि जो ये वाली हमारे पास लेयर होगी, जितनी भी एक्सपेंड हुई होगी हीट देने की वजह से, वो ऊपर चली जाएगी। अब ये वाली जो हमारे पास लेयर है ये ऊपर आ गई, जिसकी डेंसिटी जो है वो डिक्रीज़ हो गई थी, और नीचे जो है वो हमारे पास नई लेयर यहाँ पे आ जाएगी इस वाले लिक्विड से, जिसकी डेंसिटी जो थी वो इसके मुकाबले में ज़्यादा थी। अब यहाँ पे जो है वो डेंसिटी जिसकी ज़्यादा थी वो आ गई। अब यही प्रोसेस जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। जो नई लेयर है ये वो एक्सपेंड होगी, वो एक्सपेंड होने के बाद उसकी डेंसिटी डिक्रीज़ होगी, वो ऊपर चली जाएगी, फिर नहीं आएगी। फिर करते 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 ये पूरे के पूरे जो मॉलिक्यूल्स हैं या पूरे के पूरे जो एटम्स हैं उनकी मूवमेंट स्टार्ट हो गई है इस तरह से कि वो ऊपर जाएंगे और फिर जो है वो ये नीचे आएंगे। फिर करते 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 इस तरह से रेगुलेशन स्टार्ट हो जाएगी।
और आपने देखा भी होगा कि जब हम पानी को या फिर किसी लिक्विड को जो वो चूल्हे के ऊपर रखते हैं तो उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर जो पूरे का पूरा पानी होता है वो कुछ इस तरह से मूव कर रहा होता है, नीचे से ऊपर यूँ मूव कर रहा होता है। तो उसके अंदर बेसिकली एक्चुअल मूवमेंट हो रही होती है। हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स होते हैं वो नीचे जो होते हैं पूरी की पूरी लेयर एक्सपेंड होती है, डेंसिटी डिक्रीज़ होती है, यानी कि हल्की हो जाती है वो लेयर, वो ऊपर आ जाती है। नीचे वाली लेयर जो वो नई उधर चली जाती है, फिर वो एक्सपेंड होती है, वो ऊपर आती है, फिर वो, और इस तरह से करते करते जो है वो पूरे का पूरा प्रोसेस या फिर रेगुलेशन जो है वो चलती रहती है। और जो हीट है हमारी वो यहाँ से ट्रांसफ़र होके यहाँ तक आ जाती है, यानी कि पूरा यूँ रेगुलेशन चलती रहती है। तो ये कन्वेक्शन की एग्जांपल थी कि एक्चुअल मूवमेंट ऑफ एटम्स के ज़रिए या फिर मॉलिक्यूल्स के ज़रिए जो हीट का ट्रांसफ़र हो उसे हम लोग कन्वेक्शन बोलते हैं। और ये जो कन्वेक्शन है ये गैसेस और लिक्विड्स दोनों के अंदर हो सकता है। तो ये कन्वेक्शन था। और सबसे आखिरी जो चीज़ हमारे पास रह गई है वो रेडिएशन है। सबसे आखिरी मोड या सबसे आखिरी वे कि जिसके ज़रिए से जो हीट है वो हमारे पास ट्रांसफ़र हो सकती है, वो सबसे आखिरी है और वो रेडिएशन है। और रेडिएशन कुछ इस तरह से है कि इन द फॉर्म ऑफ वेव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। और इसको या फिर ये वाली जो चीज़ है ये आपको अभी फ़िलहाल शायद समझ में ना आए। अगर आपने चैप्टर नंबर 12 पढ़ा हुआ है पहले से तो फिर क्या पता समझ में आ जाए, क्योंकि इसके अंदर वेव वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है। और रेडिएशन बेसिकली होती ही वेव्स है, यानी कि इस वाले मेथड के अंदर या फिर इस वाले वे के अंदर या फिर मोड के अंदर हमारे पास जो हीट है वो किस तरह से ट्रांसफ़र होती है, वेव्स की फॉर्म में। कि इसके अंदर रेडिएशन के अंदर हमारे पास जो हीट है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर ट्रांसफ़र होती है, किस तरह से, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। और इसे हम एज अ पार्टिकल भी बोल सकते हैं कि हीट जो है वो स्मॉल पैकेट्स के ज़रिए से ट्रांसफ़र होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के अंदर। और ये जो कॉन्सेप्ट है फिर ये जो चीज़ है ये आप आगे फिज़िक्स के अंदर भी जाके पढ़ोगे और केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ा होगा, जो कि मैक्स प्लांक ने एक कॉन्सेप्ट या फिर एक थ्योरी पेश की थी। इसे क्वांटम थ्योरी बोलते हैं हीट के बारे में। और उसमें उसने ये बताया था कि जो हमारे पास हीट है वो स्मॉल एनर्जी पैकेट्स के ज़रिए से निकलती है, जो कि वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है एक जगह से दूसरी जगह के अंदर। तो इसकी एग्जांपल अगर हम लोग लें तो सबसे बड़ी जो इसकी एग्जांपल है वो हमारे सन की है कि हमारे सन से जो हीट अर्थ तक आ रही है, ये अर्थ है, और अर्थ तक जिस फॉर्म के अंदर हीट हम तक पहुंच रही है सन से, वो रेडिएशंस के थ्रू ही पहुंच रही है, यानी कि एज अ फॉर्म ऑफ वेव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो ये हमारे पास रेडिएशन था और सबसे आखिरी मोड था, ये सबसे आखिरी जो है वो वे था एनर्जी या फिर हीट के ट्रांसफ़र होने का एक जगह से दूसरी जगह पे। और इसी के साथ साथ जो हमारा चैप्टर नंबर 11 था हीट, वो ख़त्म हुआ। और अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक ये कि जिस तरह से चल रहा है उसी तरह से चलने दें, कि जो हमारे पास अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 12 वेव्स वाला, उसकी थ्योरी को स्टार्ट कर दें और फिर करते करते जो है वो 20 चैप्टर ख़त्म करें थ्योरी के, और उसके बाद न्यूमेरिकल्स के ऊपर जाएं कि न्यूमेरिकल्स जो है उसके बाद स्टार्ट करें। क्योंकि न्यूमेरिकल्स पीछे जितने भी चैप्टर हमने पढ़े किसी के भी न्यूमेरिकल्स को टच नहीं किया, ना न्यूमेरिकल्स को इंक्लूड किया। तो और जो दूसरा तरीका है वो ये हो सकता है कि अभी चैप्टर 11 जो हमने ख़त्म कर लिया है, अब हम बजाय चैप्टर 12 के ऊपर जाने के, यानी कि चैप्टर 12 की थ्योरी के ऊपर जाने के, न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं पीछे से और इसको खींच के लेके आए चैप्टर नंबर 11 तक। और फिर अगर आखिर में टाइम बच गया, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि ये जो हमारी पूरी की पूरी थ्योरी और साथ पूरे के पूरे न्यूमेरिकल्स हैं ये ख़त्म हो, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा कम बच गया है और मसरूफियात इतनी ज़्यादा हो गई हैं। यूनिवर्सिटी भी जो है वो उन्होंने फ़िज़िकल कर दी है, तो यूनिवर्सिटी भी जाना होता है और इसके अलावा दीगर मसरूफियात भी जो है वो चल रही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि पूरे का पूरा जो कोर्स है विद न्यूमेरिकल्स ये कवर हो पाएगा। तो ये दो हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक थ्योरी को स्टार्ट करें और चैप्टर 20 तक जो वो ख़त्म करें,
या फिर जितना हमने पढ़ लिया है 11 तक हम पीछे से जो न्यूमेरिकल स्टार्ट कर दें। और मेरी सजेशन ये है कि हमें न्यूमेरिकल्स को जो है वो स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि फ़िज़िक्स के अंदर ज़्यादातर जो है न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं। अगर बग़ैर न्यूमेरिकल किए आपने सिर्फ थ्योरी कर ली तो पेपर जो है वो शायद ही पूरा हो पाए। यानी कि न्यूमेरिकल ज़्यादातर पूछे जाते हैं, पेपर के अंदर ज़्यादातर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। और न्यूमेरिकल्स को या फिर प्रॉब्लम्स को फ़िज़िक्स के सॉल्व करना ये भी अपने अंदर एक आर्ट है, यानी कि एक टेक्निक है। इसकी भी कुछ स्किल्स होती हैं, यानी कि आपके अंदर वो स्किल्स होनी चाहिए, वो टेक्निक्स आपको पता होनी चाहिए कि कैसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। तो मेरी सजेशन तो ये है कि हम न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट कर दें चैप्टर 2 से और खींच के आखिर तक लेके आएँ चैप्टर 11 तक। और अगर आखिर में टाइम बचा तो आगे की भी जो चैप्टर्स हैं उनको भी हम लोग कवर करेंगे, लेकिन कंफर्म नहीं है कि जो हमारे पास चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट होंगे या नहीं होंगे। जितने हो सके हमसे वो करेंगे। तो देखते हैं कि अगली वीडियो के अंदर क्या होता है। अगर न्यूमेरिकल स्टार्ट करने हुए तो न्यूमेरिकल को स्टार्ट करेंगे, नहीं तो चैप्टर नंबर 12 जो है उसकी थ्योरी को स्टार्ट कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।